अब तक हमने क्या कवर किया है? हमने कवर कर लिया टीसीपी का कनेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है, हमने कवर किया था इंटरैक्टिव डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, हमने कवर किया था कि बल्क डाटा ट्रांसफर के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अ, अगर सेंडर कुछ भेजता है तो रिसीवर उसके बारे में क्या करता है। हमने सीक्वेंस नंबर्स का देखा था, हमने देखा था कि गिवन डाटा को भेजने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, टीसीपी उन सब का अच्छे तरह से कैसे ध्यान रखता है। अब हम उन केसेज़ को कवर करेंगे जब हमारा डाटा ड्रॉप करेगा। उस केस में टीसीपी हमको रिलायबिलिटी कैसे देता है, ठीक है? ओके। तो हमने आरडीटी के अंदर किया था, आरडीटी 2.0 के अंदर कि हमारी रिट्रांसमिशंस होती हैं और टाइम आउट वगैरह ये होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे वापस आ जाएगी। अब क्योंकि हमने मोटा-मोटा वहाँ बेसिक्स वहाँ पे कवर कर लिए थे, तो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि टाइम आउट इंटरवल क्यों होता है वगैरह-वगैरह क्या होते हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट उनका यूज़ करेंगे कि टीसीपी के अंदर उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टीसीपी के लिए हमारा एक सवाल होगा कि हम टाइम आउट इंटरवल कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे जो इंटरवल होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है? हुँ, हुँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है हमारा टीसीपी स्लो कनेक्शन पे चल रहा हो सकता है हमारा टीसीपी फास्ट कनेक्शन पे चल रहा हो। तो बेस्ड ऑन स्लो कनेक्शन, फास्ट कनेक्शन उस हिसाब से ये टाइम आउट के इंटरवल अलग-अलग होने चाहिए, ताकि हमारे पास ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आए। तो ये वाली चीज़ हम आज कवर करेंगे कि रिट्रांसमिशन टाइमर के लिए ये चीज़ें कैसे कवर होती हैं। तो टीसीपी के अंदर हमारे पर कनेक्शन बेसिस पे 1 मिनट इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँ मैं। पर कनेक्शन बेसिस पे हमारे पास 4 टाइमर होते हैं। एक तो होता है हमारा रिट्रांसमिशन टाइमर। हमारा टाइमर नंबर 1 इज़ रिट्रांसमिशन टाइमर। ये टाइमर तब चलता है जब हमारा कोई पैकेट मतलब हमने डाटा भेजा, लेकिन हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। हम उसकी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए थी। लेकिन इस टाइम आउट तक अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो हम पैकेट को वापस ट्रांसमिट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं रिलायबिलिटी के लिए, वो हमने आरडीटी में कवर कर लिया था। तो ये हो गया एक तरह का टाइमर। कोई डाउट? नहीं, सही है। दूसरा टाइमर है हमारा परसिस्ट टाइमर, ठीक है? तो मान लिया कि जैसा हमने देखा था, विंडो अपडेट वाला जो था कि रिसीवर साइड ने मतलब मान लिया मैं सेंडर हूँ, ये रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेज दिया, रिसीवर की विंडो पूरी भर चुकी है और रिसीवर ने हमको बोल दिया कि मेरी विंडो का साइज़ अभी 0 है, ठीक है? कुछ टाइम के बाद रिसीवर अपना विंडो को अपडेट दे देगा कि मान लिया मैंने अपना एप्लीकेशन को डाटा भेज दिया और मेरी विंडो का साइज़ वापस 1024 हो चुका है और मान लिया ये अभी ड्रॉप कर दिया। रिसीवर की तरफ से रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है। मतलब एक तरह से उसने अपडेट भेज दिया है कि मेरी विंडो का साइज़ अपडेट हो गया है, अब तुम मेरे को डाटा भेज सकते हो। लेकिन सेंडर को ये चीज़ कभी मिली ही नहीं है, क्योंकि ये पैकेट हमारा ड्रॉप हो गया और ये वाला पहले इसको आ चुका था। तो सेंडर एक और डाटा मेंटेन करके चलता है जो कि होता है परसिस्ट टाइमर, जो कि सामने वाले से हमारा अपडेट माँगता रहता है कि अभी विंडो का अपडेट बताओ क्या है? विंडो का अपडेट बताओ क्या है? एज़ लॉन्ग एज़ ये विंडो का अपडेट मिला नहीं है सेंडर को, ठीक है? आगे चलते हैं। हुँ, हुँ। तीसरा है हमारा कीप अलाइव टाइमर। ये क्या बोलता है? तो होता ऐसा है कि मान लिया ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर ने एक-दूसरे से बहुत टाइम से डाटा ट्रांसफर किया नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि उनके बीच का कनेक्शन टूट गया हो, बीच में नेटवर्क गया हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों सही में कोई डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, लेकिन कनेक्शन अभी भी ज़िंदा हो। हो सकता है सामने वाले का सर्वर क्रैश कर गया हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एक कीप अलाइव टाइमर होता है, जो कि बेसिकली एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है कि क्या तू ज़िंदा है? सामने वाली पार्टी बोलती है, "हाँ, मैं ज़िंदा हूँ।" रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि कनेक्शन अगर क्लोज़ करना पड़े, तो आराम से क्लोज़ हो जाए। ये हमारा कीप अलाइव टाइमर है। ये ध्यान रखता है कि मेरा सामने वाली पार्टी के पास अभी भी मैसेज आ जा रहे हैं, मतलब ज़िंदा है अगर ठीक। सामने वाली पार्टी। और एक चौथा टाइमर है जिसको हम कवर नहीं करेंगे, वो है अपना 2 एमएसएल टाइमर। अब क्योंकि हमने टीसीपी का स्टेट डायग्राम कवर नहीं किया, तो हम इसको बेसिकली इग्नोर कर देंगे। ये हम कवर ज़्यादा करेंगे नहीं। तो ये होते हैं पर कनेक्शन बेसिस पे। तो एक डिवाइस के साथ अगर 2 कनेक्शन बने हुए हैं, तो हर कनेक्शन के लिए अलग-अलग टाइमर चलेंगे, ठीक है? ये अपना ग्लोबली नहीं चलता। ओके। तो हमें करना क्या है? हम देखेंगे कि राउंड ट्रिप टाइम कैसे मेज़र होता है टीसीपी के अंदर, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो हमारी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ सकती है। हमारे पास कंबाइंड एक्नॉलेजमेंट आती है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ, हमने 3 पैकेट भेजे तो 3 एक्नॉलेजमेंट आएँगी। हो सकता है हमारे पास 1 ही एक्नॉलेजमेंट आए तीसरे पैकेट की। तो इस केस में हमारा राउंड ट्रिप टाइम कैसे कंट्रोल होता है?
हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कंजेशन अवॉइडेंस कैसे होता है। अगर मेरे पैकेट लॉस हो गए, तो उन पैकेट लॉस को कम करने के लिए हम कम रफ्तार से पैकेट भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैंने पैकेट भेजे और बीच वाले जो राउटर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया। उन्होंने पैकेट ड्रॉप करना चालू कर दिया। तो उस केस में हमें कंजेशन अवॉइडेंस का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक एल्गोरिथम है इसके अंदर, जो है हमारी फास्ट रिट्रांसमिट और रिकवरी वाली। ये एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, जो कि हमारे कंजेशन अवॉइडेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है? तो ये 3 टॉपिक अपने टीसीपी के आखिरी टॉपिक हैं, अलोंग विद ये अपना पर्सिस्ट टाइमर, कीप अलाइव टाइमर, जिनके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसके बाद अपना टीसीपी खत्म हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। तो एक बात ये याद दिलाओ, अगर राउटर कोई पैकेट ड्रॉप करता है तो वो हुँ, सेंडर फिर से भेजता है या राउटर में किसी भी तरह से कहीं भी कोई कैश होता है कि वो ही वापस से भेजते हैं किसी भी तरह 1 मिनट, राउटर ने पैकेट ड्रॉप कर दिया तो पैकेट ड्रॉप हो गया। सेंडर क्या करेगा? सेंडर से ड्रॉप हो रिट्रांसमिट गया। करेगा। अब सेंडर रिट्रांसमिट करेगा ना, हाँ, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है ना कि राउटर ही वापस से भेज के उसको कहीं कैश कर लिया उसने पैकेट को फॉर अ ना, शॉर्ट ना, 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 ड्यूरेशन। ना, राउटर कैश वगैरह करने का फ़ायदा ही नहीं है। राउटर के पास हज़ारों पैकेट्स आते हैं, मिलियंस ऑफ लाखों, करोड़ों पैकेट्स आते हैं उसके पास। कैशिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है राउटर के लिए। राउटर के पास जैसे ही पैकेट आया, बफर के अंदर 1 सेकंड के लिए मतलब स्टोर किया, देखा कहाँ पे जाना और फटाफट भेज दिया। राउटर कुछ स्टोर नहीं करेगा। हाँ, राउटर इन्फॉर्मेशन ठीक स्टोर है। कर सकता है कि ठीक है, वो चीज़ें हम स्किप कर चुके हैं वैसे भी। राउटर अपनी एंट्री कैसे मेंटेन करता है। अलग डाटा होता है वो, लेकिन पैकेट हम्म, स्पेसिफिक डाटा नहीं होता वो। पैकेट वापस ही ट्रांसमिट करने पड़ेंगे। हमारे लिए पैकेट लॉस हो चुका है वो। हमें कुछ नहीं पता राउटर ने क्या किया या कुछ भी हुआ। हमारी तरफ से पैकेट हमने भेजा था, सामने वाले को पहुँचा नहीं है। ठीक है। और ठीक है? एक बात ये है कि अगर मैंने कोई डेटा भेजा हुँ, और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ड्रॉप हो गया, लेट्स से, ठीक है। है ना, हुँ। तो ये कौन सा टाइप का वापस से उसके लिए कोई टाइमर है कि मैं वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा? ना, 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 रि अगर मैं एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। हम्म, सिंपल सी चीज़ है। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है बट अभी अगर मैं सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं। तो सेंडर मेरे से मे वापस बी। पूछेगा। सेंडर मेरे से वापस पूछेगा। वो सेंडर की समस्या है। अपनी तरफ से हमने हमारा काम कर दिया देख। हमने एक्नॉलेजमेंट भेजनी थी, हमने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अगर सामने वाले के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुँची है, तो सामने वाला हमसे वापस पूछेगा, हम बता देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सामने वाले को एडिशनली फालतू में भेजते नहीं रहेंगे। ठीक ठीक? तो ठीक ठीक। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, अपनी वापस में किताब का नाम मेंशन करता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट लगेगा। तो ये वाली बुक है टीसीपी आईपी इलस्ट्रेटेड वॉल्यूम 1 के अंदर से मैं डायग्राम वगैरह या एग्ज़ाम्पल वगैरह कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? और ये अपनी स्टीवंस, रिचर्ड स्टीवंस नाम का ऑथर है। ठीक है? जो भी है। तो इन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया है एक, किस चीज़ का कि उन्होंने एक चीज़ की, कनेक्शन बना दिया। यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन बना दिया। ठीक है? 1 मिनट। और स्टार्टिंग में इन्होंने डाटा ट्रांसफर कर दिया। तो शुरू के 3 पैकेट देख, शुरू के 3 पैकेट हैं, इसने सीन भेजा, एक एक्नॉलेजमेंट मिला, यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। ठीक है? सिंपल सा ये अपना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ डाटा भेजा 14 बाइट्स का, फिर सामने वाले से रिप्लाई आ गया। तो सेंडर है अपना बीएसडीआई और रिसीवर है अपना एसवीआर4। तो डायग्राम के अंदर बीएसडीआई यहाँ पे आएगा, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, और एसवीआर4 मेरा यहाँ पे सर्वर है। ठीक है? और उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन को बंद कर दिया। कनेक्शन बंद करने का मतलब है तार हटा दी, मान लिया कनेक्शन की। वायर ब्रोकन या सॉकेट से तार हटा दी या जो भी है। फिज़िकली नेटवर्क एक्सेस खत्म कर दिया। ठीक है? उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने 24.48 सेकंड्स के बाद कनेक्शन स्टार्ट होने के डाटा भेजा। अब क्योंकि हमारी तार जा चुकी है, डाटा वहाँ पे पहुँचेगा नहीं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हो सकता है कि सामने वाले के पास डाटा पहुँचा, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी हो, एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप कर गई। हो सकता है सामने वाला बिज़ी हो सकता है कि मेरा डाटा सामने वाले तक पहुँचा भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, वापस डाटा भेजेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद इसने वापस डाटा भेजा है। फिर ये 3 सेकंड के बाद डाटा भेजेगा। फिर ये 6 सेकंड के बाद डाटा भेजेगा।
फिर अप्रोक्सिमेटली 12, 24, 48, 64 बहुत देर तक डाटा भेजेगा और फाइनली ये इसके बाद इसने यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दिया है। ये बोल देगा कि सामने वाला मर चुका है, सामने वाला भी डाटा रिसीव मतलब कुछ नहीं ले पा रहा है। तो ये है अपना रिट्रांसमिशन का एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरू में 1.5 सेकंड का होना चाहिए था ये, 1 सेकंड का क्यों है वो मैं बताऊँगा। स्टार्टिंग का इसका टाइम आउट जो था वो था 1.5 सेकंड का। टाइम आउट एक्सपायर हुआ, इसने डाटा भेज दिया। फिर इसने अपना टाइम आउट बढ़ा दिया। इसने सोचा कि हो सकता है नेटवर्क के अंदर कंजेशन हो, तो मैं चलो टाइम आउट बढ़ा देता हूँ अपना। इसने टाइम आउट बढ़ाया, डाटा फिर कुछ नहीं आया एक्नॉलेजमेंट वगैरह। इसने फिर टाइम आउट बढ़ाया, फिर टाइम आउट बढ़ाया, फिर टाइम आउट बढ़ाया और फिर 64 के ऊपर जाके कन्वर्ट कर गया और ये 64 सेकंड के बाद वापस डाटा भेजे जा रहा है। स्टिल सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है, तो इसने फाइनली हार मान ली और इसने बोल दिया कि ठीक है, सामने वाले के पास पैकेट जा नहीं रहा है, कनेक्शन टूट चुका है। और ये अपना चला है लगभग 9 मिनट तक। एग्जांपल समझ में आया? हाँ, समझ आया। ठीक है। बट कितनी तो बार रिट्राई करता है, इसकी कोई लिमिट है, कोई फिक्स है? नहीं, इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये ऐसा ट्राई कर रहा है। ये सिस्टम के अंदर अपन सेट कर सकते हैं वेरियस वैल्यूज जो इसकी है। एल्गोरिथम को इससे फर्क नहीं पड़ता, एल्गोरिथम को बस टेक्निक से फर्क पड़ रहा है कि ये भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ठीक। डिटेल हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आते और हैं। मतलब हर चीज़ सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में भेजो, मे बी फ्रीक्वेंसी भी हम्म एंड हम्म। कितनी बार। जी, शायद इतना सब इतना नहीं कॉन्फ़िगर। होता। हो सकता है 9 मिनट वाली वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पे है। कॉन्फ़िगरेबल है भी या नहीं है, उससे अपने को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। अपने को इससे फ़र्क पड़ता है कि ये जो मतलब टाइमर है, ये डायनामिक टाइमर है। ठीक है। ठीक है? इसके एल्गोरिथम अपन देखेंगे कि ये डायनामिक टाइमर असल में काम कैसे कर रहा है। मतलब एक पॉइंट के बाद कॉन्फ़िगरेबल तो होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने बना दिया और फिर ये चीज़ हार्ड कोड कर दी और फिर कोई इसको अपडेट ही नहीं कर पा रहा। हो सकता है अपना रिक्वायरमेंट बदल गई हो सकता है अपना फास्ट नेटवर्क, स्लो नेटवर्क इनके ऊपर अपन जा रही हो, तो उस हिसाब से हो गया ये। कॉन्फ़िगरेबल तो होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ मैं बोला था कि ये 1.5 सेकंड के बाद जाना चाहिए था, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, टाइमर चलते हैं अपने। जितना मेरे को याद है ये होता है 500 मिलीसेकंड का एक टाइमर होता है या जो भी होता है, जो भी है। तो हुआ क्या होगा, मान लिया ये अपना यहाँ से इसने पैकेट भेजना चालू किया होगा। आइडियल केस में ये 1.5 सेकंड का गैप था और यहाँ पे इसको वापस रिट्रांसमिशन करना था। ऐसा हो सकता था। लेकिन असल में हुआ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो पिछला टिक था वो यहाँ पे किया। ऑपरेटिंग सिस्टम अगला टिक यहाँ पे करने वाला था। लेकिन हमने जो डाटा भेजा है वो यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है टाइमर की, मतलब ज़्यादा टाइमर में जाने की दिक्कत नहीं है। बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 1.5 सेकंड होना चाहिए था, यहाँ पे 1 सेकंड क्यों हुआ है? ऐसा कुछ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली रेगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर टिक करता रहता है और अगर वो उस फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर आया, जैसे यहाँ पे है कि पहला टिक यहाँ पे हुआ, दूसरा टिक यहाँ पे होना चाहिए था। इनके बीच के अंदर कोई ऑपरेशन चालू हुआ, तो ये पूरा का पूरा एक टिक के अंदर ही काउंट होगा। इतना छोटा सा हिस्सा, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे 1.0136 का दिखा रहा है। हो सकता है अगली बार जब हम करें तो ये 1.5 के अराउंड आए, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये थी हमारी एक्स्पोनेंशियल बैक ऑफ, एक्स्पोनेंशियल बैक ऑफ वाली। तो इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग में 1.5 था, फिर 3 गया, फिर 6 गया, फिर 12 गया, फिर 24 गया, फिर 48 गया और फिर फाइनली 64 के ऊपर वो कर गया। तो यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है एक तरह से और 64 इसके ऊपर लिमिट थी तो 64 तक ये 64 से आगे ये जाएगा नहीं, ठीक है? अब इसके बाद ठीक अपन है। राउंड ट्रिप टाइम के ऊपर कि पैकेट्स के अंदर राउंड ट्रिप टाइम कैसे मेजर होता है। वैसे आरटीटी के अंदर टाइम आ ही गया है, तो आरटीटी मेजरमेंट, एम मेजरमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ होती हैं। एक तो है राउंड ट्रिप टाइम। ये होता क्या है कि मैंने पैकेट भेजा, कुछ टाइम के बाद मेरे को इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आया। दिस इज नोन एज राउंड ट्रिप टाइम। कोई डाउट?
नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज़ होती है आरटीओ, ये होता है रीट्रांसमिशन टाइम आउट वैल्यू। रीट्रांसमिशन टाइम आउट वैल्यू। तो ये करता क्या है? जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि 1.5 सेकंड के बाद भेज रहा है, फिर 3 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद, ये इसकी कैलकुलेशन है। तो जैसे-जैसे आरटीटी हमारा वेरी करता रहेगा, उस हिसाब से हमारा राउंड ट्रिप टाइम, ये जो है रीट्रांसमिशन टाइम आउट वैल्यू, ये अपनी अपडेट होती रहेगी। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा ये वैल्यू शुरू में 1.5 थी, फिर 3 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 9 हो गई एंड सो ऑन। तो जैसे-जैसे अपनी आरटीटी चेंज होती रहेगी, वैसे-वैसे हमारा आरटीओ भी चेंज होता रहेगा। और ये कैसे होता है टीसीपी के अंदर, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमने एक चीज़ देखी थी पिछले वाले के अंदर कि हम यहाँ पे एक साथ बहुत सारा डाटा भेज सकते हैं और फिर फाइनली इनकी एक साथ एक्नॉलेजमेंट आ सकती है। तो आरटीटी मेजरमेंट होती कैसे है इस केस में? इस केस में होगा क्या कि मान लिया पिछला आरटीटी हमने मेजरमेंट यहाँ तक कर ली थी। अब हम वापस यहाँ से पैकेट भेजना चालू कर रहे हैं। तो ये मान लिया सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट यहाँ पे भेजा, सीक्वेंस नंबर 2 का पैकेट यहाँ पे भेजा, हमने सीक्वेंस नंबर 3 का पैकेट यहाँ पे भेजा। हो सकता है कि ये सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस 2 में बहुत ज़्यादा अंतर हो, उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो आरटीटी का टाइमर यहाँ से चालू होगा। जब तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, कैसी एक्नॉलेजमेंट? जो कि इस S1 वाली सीक्वेंस को कवर कर रहा हो। तो हो सकता है यहाँ पे A1 आए, हो सकता है यहाँ पे A2 आए, हो सकता है यहाँ पे A3 आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ जहाँ से हमने आरटीटी का टाइमर चालू किया था, उसकी एक्नॉलेजमेंट को कवर करने वाला पैकेट हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक हमारी एक आरटीटी कैलकुलेशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आरटीटी इज़ नॉट कैलकुलेटेड फॉर ईच पैकेट। ये चीज़ समझ में आई? एक बारी आवाज़ थोड़ी-सी कट गई थी, मतलब मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो इसलिए 20-25 सेकंड में। कोई ना, दोबारा बता देते हैं। तो ऐसा हो सकता है हमने बहुत ज़्यादा पैकेट यहाँ पे भेजे और उसकी एक्नॉलेजमेंट एक साथ यहाँ पे आ जाए। हो सकता है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट 3 आए, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट 2 आई या हो सकता है हमारे पास सिर्फ एक्नॉलेजमेंट 1 आए। आरटीटी क्या करेगा? जिस पैकेट से इसने कैलकुलेशन करनी चालू की थी, वहाँ पे अपना एक टाइमर चालू हो जाएगा। टाइमर यहाँ पे चालू नहीं होगा, टाइमर आगे के लिए अलग से चालू नहीं होगा। टाइमर एक बार हमारा चालू हो गया, तो टाइमर चालू हो गया। जब तक इसकी एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए, जो जिस पैकेट से हमने टाइमर चालू किया था, उस पैकेट को एक्नॉलेजमेंट करने वाला कोई एक्नॉलेजमेंट अगर आ नहीं जाता, तब तक ये टाइमर चलता रहेगा। और जैसे ही इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट पैकेट हमारे पास आ गया, वहाँ पे हम अपना आरटीटी के टाइमर को बंद कर देंगे और जो इतना टाइम डिफरेंस होगा वो हम कंप्यूट कर लेंगे आरटीटी के लिए। और जो ये हमारे बाद वाले पैकेट्स हैं S2 वाले, S3 वाले, इनके लिए अलग से टाइमर नहीं चलेगा। ठीक है? ठीक है, तो आरटीटी हमारा हर एक तो पैकेट के लिए कैलकुलेट नहीं होता अलग से। ठीक है, तो ये हमने आईटीटी की वैल्यू एक्चुअली में थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा नहीं कर दी क्या, एक्स्ट्रापोलेट नहीं हो जाएगी इसकी वजह से? हो सकता है, मतलब अगर लेकिन S1 का तुरंत ही आ जाता एक्नॉलेजमेंट, तब आरटीटी की वैल्यू उसके लिए कम आती, बट हुँ, क्योंकि अभी बहुत सारों का एक्नॉलेजमेंट साथ में आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू, हो सकता है। एक्स्ट्रापोलेटेबल। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आरटीटी के अंदर हमें नेटवर्क में पता ही नहीं है कि कम स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है, कितना डेल्टा लेना है। हमारे पास जो वैल्यू आई है, हम उसी का यूज़ कर सकते हैं और ऐसा टीसीपी और के आरटीटी इम्प्लीमेंटेशन का वालों का है। फ़ायदा क्या होता है? निकालने का फ़ायदा क्या है आरटीटी? आरटीटी का यूज़ करके हम कंप्यूट करेंगे कि हमारा टाइम आउट वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉसिबल टाइम आउट वैल्यू। फॉर ठीक एग्ज़ाम्पल है, अगर मान लिया मेरे आरटीटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मेरा तो टाइम आउट का टाइमर भी ज़्यादा होना चाहिए। टाइमर भी ज़्यादा होगा, होना ठीक है। चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन अगर मेरा आरटीटी कम हाँ, है, मैं समझ तो मेरा आरटीओ भी कम होना चाहिए सच दैट वो उसको कंपनसेट कर दे क्योंकि उसको पता है कि जल्दी-जल्दी पैकेट आ रहे हैं, अब बीच में पैकेट आना बंद हो गया, मतलब कुछ तो घोटाला हुआ है। तो बेस्ड ऑन हुँ, आरटीटी हमारा आरटीओ कंप्यूट होगा। ठीक है? हाँ, तो अब ये हैं एल्गोरिथम्स।
कि आरटीटी कैसे कंप्यूट करते हैं, आरटीओ कैसे कंप्यूट करते हैं। तो कुछ पुरानी एल्गोरिथम्स थी, फिर नई इम्प्लीमेंटेशन आई, करंट क्या बोलती है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे फटाफट। और एग्ज़ैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें बस आइडिया लेना है कि ऐसा होता है। एग्ज़ैक्ट हमें जानने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो जब स्टार्टिंग में टीसीपी आया था, बिल्कुल पहली इम्प्लीमेंटेशन जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन थी टीसीपी की, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो आर और एक एम। आर का मतलब है जो हम आरटीटी मेंटेन कर रहे हैं, आरटीटी की वैल्यू, सिंपल आर का मतलब आरटीटी मानो, और एम का मतलब है जो हमने मेजर किया है करंटली। क्योंकि आरटीटी क्या है? आरटीटी मेजर्ड वैल्यू अपनी वेरी कर सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे मेजर किया हो सकता है फिर यहाँ पे मेजर किया हो, फिर हो सकता है ऊपर मेजर किया हो, ज़्यादा टाइम के लिए। ये अपना टाइम है, ये अपना आरटीटी का नंबर है। हो सकता है यहाँ पे मेजरमेंट किया हो। तो ये है सारी मेजरमेंट वैल्यूज़। इन मेजरमेंट वैल्यूज़ का यूज़ करके हम एक आरटीटी को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि ये कुछ ऐसा रहे, इस टाइप का दिखे। तो हो सकता है हमारी मेजरमेंट यहाँ तक चली हो, फिर हो सकता है मेजरमेंट ऊपर को दी हो सकता है फिर मेजरमेंट नीचे गई हो। हमारी मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ सकता है। जो आरटीटी की वैल्यू है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। वो नहीं करनी चाहिए ज़्यादा फ्लक्चुएट। हो क्योंकि हो सकता है बीच में हमारे पास नेटवर्क के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो हो सकता है कहीं पे कम टाइम लग रहा हो, कहीं पे ज़्यादा टाइम लग रहा हो, कहीं पे और ज़्यादा टाइम लग रहा हो। तो इसकी वजह से हमारी मेजरमेंट आरटीटी के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकते हैं। तो हम उस मेजर्ड आरटीटी की बजाय हमें एक एवरेज टाइप ऑफ आरटीटी रख के चलते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, जो उस मेजर्ड आरटीटी का यूज़ करके हम इसका एप्रोक्सीमेशन निकालते हैं कि हाँ, ठीक है। पहले मान लिया कि हमारे पास 1 सेकंड में आरटीटी आया, मेजर्ड वैल्यू आई थी। फिर हो सकता है 1.5 के अंदर आई, फिर 0.5 के अंदर आई। तो हम मेमोरी में मेंटेन करके चलेंगे कि करंट आरटीटी की वैल्यू एप्रोक्सिमेटली 1 के इक्वल है लगभग, अगर एवरेज लेके चलें एक तरह से। हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इसकी कंप्यूटेशन ऐसे होती है। मान लिया हमने आर की इनिशियल वैल्यू कुछ सेट कर दी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है, ठीक है? फिर आर की वैल्यू जैसे ही नई मेजरमेंट आई, आर की वैल्यू हम ऐसे अपडेट करेंगे, अल्फा आर प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ एम, जहाँ पे जो हमारा अल्फा है, अल्फा इज़ नोन एज़ स्मूथिंग फैक्टर और इसकी वैल्यू 0.9 दी गई थी। तो 0.9 होने का मतलब क्या है कि अपना जो एक बार लिख देता हूँ मैं, ये वाला फ़ॉर्मूला बनेगा अगर हम अल्फा की वैल्यू को 0.9 सेट करें। इसका मतलब है मतलब नई वैल्यू से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। हाँ, नई वैल्यू से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली ये एक्स्पोनेंशियल चलेगा, एक्स्पोनेंशियली डिके करता रहेगा ये। क्योंकि अगर अपन इसको एक्सपेंड करते हैं कि क्या होगा, R0 हमने सेट कर दिया। R1 की वैल्यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स R0 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स मेजरमेंट ऑफ 1। फिर R ऑफ 2 क्या होगा, अल्फा ऑफ R ऑफ 1 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ M ऑफ 2। फिर R ऑफ 3 क्या होगा, R ऑफ 3 होगा हमारा अल्फा ऑफ R ऑफ 2 प्लस में 1 माइनस अल्फा ऑफ M ऑफ 2। तो अगर तू इस ऊपर वाली चीज़ को नीचे वाले में पुट करता है, तो R2 क्या होगा, R2 होगा अल्फा टाइम्स R1। R1 को रिप्लेस करो, अल्फा R0 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ M1 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ M2। ये आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर R0 प्लस अल्फा टाइम्स 1 माइनस अल्फा M1 प्लस 1 माइनस अल्फा M2। तो यहाँ पे देखिए अपना फैक्टर बढ़ता जाएगा आगे, जैसे-जैसे हम अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब इसको आगे पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर 1 माइनस अल्फा एक और बचेगा। तो ये अल्फा स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर चला जाएगा, ये अल्फा चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो पुराना डाटा ऑटोमैटिकली डीके करता रहेगा क्योंकि हमारा अल्फा लेस देन 1 है। तो जितनी-जितनी अल्फा की पावर चढ़ती रहेगी, उतना-उतना इसका कंट्रीब्यूशन कम होता रहेगा। सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन कम होता रहेगा, इसका लेटेस्ट वाले का कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा बट मतलब वही बात है, 1 माइनस अल्फा है, लेटेस्ट वाले का भी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। थोड़ा स्टेबल पैरामीटर हो गया ये, ठीक है? ठीक है। और ये है ओरिजिनल वाले की बात। अपन ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के अंदर और ये था स्मूथिंग फैक्टर। अब इस आरटीटी का यूज़ करके आरटीओ कैसे कंप्यूट किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि आरटीओ शुड बी इक्वल टू आरटीटी टाइम्स बीटा, जहाँ पे बीटा है हमारा वेरिएंस फैक्टर और उन्होंने बोला कि बीटा की रिकमेंडेड वैल्यू 2 रखो
कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है अगेन। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया मेरा आरटीटी चल रहा है 1 सेकंड का। मैंने पैकेट भेजा, 1 सेकंड के अंदर मेरा रिप्लाई आ रहा है। तो मैं एट लीस्ट 2 सेकंड का वेट करूँगा स्टार्टिंग में, जब तक मैं रिट्रांसमिशन वापस ना कर दूँ। तो मेरा 2 सेकंड का ऐसा होगा कि मैं 2 सेकंड तक की उम्मीद रख सकता हूँ कि 1 सेकंड तक मेरा चल रहा है। मैंने डाटा भेजा, 1 सेकंड तक मेरी उम्मीद है कि डाटा आ जाना चाहिए। हो सकता है पैकेट मेरा इससे पहले आ जाए, हो सकता है इसका बाद आ जाए। ये बेसिकली 2 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 2 सेकंड तक इसको पैकेट नहीं मिला, तो ये दो वापिस रिट्रांसमिशन कर देगा 2 सेकंड के ऊपर। ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद क्या और हुआ? आरटीओ बढ़ता भी है ना फिर? हाँ, आरटीओ बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो थी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन। उसके बाद नई स्पेसिफिकेशन आई। नाम से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही कंप्लीटनेस के लिए लिख देता हूँ। ये अपना पेपर है। इस पेपर के अंदर उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ ये हैं कि अगर अपनी आरटीटी के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती रही, जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं आरटीटी की, उसके अंदर मान लिया ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो हमारा जो पैरामीटर है वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। देखा जाए तो उन्होंने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाई थी, जितना मेरे को लगता है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरा आरटीटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वाइड फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो उस केस में हमारा जो आरटीओ है वो भी वाइडली फ्लक्चुएट करेगा इस केस में। सही बात है। तो इसके लिए अपने को कोई और चीज़ लेके चलनी है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? उसने बोला कि स्टार्टिंग में हम सिर्फ मीन का यूज़ कर रहे हैं। राउंड ट्रिप टाइम के अंदर हम पिछली राउंड ट्रिप टाइम की मेजरमेंट्स का किसी तरह से एक्सपोनेंशियल एवरेज ले रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक्सपेंड करके। इनिशियल पैरामीटर ये है और मेजर्ड वैल्यूज़ ये हैं। अगली आरटीटी की वैल्यू इन सबका एक्सपोनेंशियल एवरेज एक तरह से हो रहा है। इन्होंने बोला मीन के साथ वेरिएंस का फैक्टर और लेके चलो आरटीओ कंप्यूटेशन के अंदर। ताकि क्या हो, अगर मान लिया मेरा इसके अंदर वेरिएंस भी ज़्यादा हो, मेरा मान लिया मीन ऐसा चल रहा है और मेरा वेरिएंस ज़्यादा हो, तो मेरा आरटीओ जो है इस वेरिएंस का भी ध्यान रखे। ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। ठीक है? आगे चलते हैं। तो इसने क्या वो बोला, मैं क्या समझा, बट किया? आरटीओ अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैं जैसा इन्होंने बोला था वैसा लिख देता हूँ। इन्होंने बोला कि देयर आर डिजाइन प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच, बेसिकली दैट इट कांट कीप अप विद द वाइड फ्लक्चुएशंस इन द आरटीटी, causing unnecessary retransmissions। रिट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहे हैं। बट हम ऑप्टिमम रिट्रांसमिशन करने के लिए डायनामिक आरटीटी रख रहे हैं ना? हाँ, और ये डायनामिक आरटीटी निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसने बोला कि जो ये वाला तरीका है वो इतना बढ़िया नहीं है, हमें कोई और तरीका चाहिए। ठीक। मतलब ऐसा मान लेना एग्जांपल के लिए कि मेजर्ड वैल्यूज़ अपनी कुछ ऐसी जा रही हैं। हाँ, हाँ। मतलब ठीक है, ये तरीका ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये एक अलग पॉइंट है, या फिर आरटीओ ज़्यादा वेरी कर रहा है, ये अलग पॉइंट है। मेरे को लगा इसलिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि आरटीओ ज़्यादा वेरी कर रहा है। हाँ, वो थोड़ा गलत बोला मैं। आंसर ये था कि आरटीओ की मतलब इस चीज़ की वजह से हमारी रिट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए था। दोबारा से बता देता हूँ एक बार। तो मान लिया नीले वाली हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं और हरे वाली मेरी मान लिया मेरे जो हमने कंप्यूट की हैं। हो सकता है मेरे हरे वाला ऐसा फ्लक्चुएट करे और जो हमने बीटा का फैक्टर रखा था, हो सकता है मेरा बीटा का फैक्टर ऐसे गया। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मेरा रिट्रांसमिशन हो जाएगा। जबकि थोड़ी-सी देर के बाद मेरा पैकेट ऑब्वियसली आ रहा था। ठीक है? तो इन्होंने बोला हुँ, कि आरटीओ की कैलकुलेशन के लिए हम वेरिएंस का भी यूज़ करें। तो इन्होंने क्या बोला? ठीक है, इन्होंने बोला कि आर अपना मेंटेन हम कर रहे हैं। ये अपना मेंटेन्ड है मेमोरी के अंदर। मान लिया ये कोई पुरानी वैल्यू है, ज़ीरोथ वैल्यू। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक मेजरमेंट आई, ठीक है? हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेरा पुराना आर था, मेरी मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे आई है। तो इस केस में एरर अपनी पॉजिटिव होगी। अगर मेजर्ड वैल्यू मेरे एस्टिमेशन से कम आई है, मतलब जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे जल्दी पैकेट आ गया, तो उस केस में एरर मेरी नेगेटिव होगी।
ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला कि आरटीटी को तुम अपडेट करो, पुराना आरटीटी प्लस 1/8 इंटू एरर। 1/8 की बजाय मैं इसको जी लिख देता हूँ, और जी की वैल्यू इन्होंने बोली 1/8 जो कि होगी 0.125। ठीक है? डिट्टो सेम चीज़ है अभी ठीक तक है। पिछले वाले में। पिछले वाले में उन्होंने क्या बोला था? पिछले वाले में उन्होंने बोला था R इक्वल टू अल्फा टाइम्स R प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स M। अगर यहाँ पे पुट करूँ, ये होगा R प्लस में G टाइम्स एरर है अपनी M माइनस R। लगभग ठीक-ठाक है, इतना ही बना। थोड़ी-सी अपनी एरर है, मतलब ठीक है, एप्रोक्सिमेटली इसके इक्वल रह रहा है ये। अब देख, इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ, ये क्या बनेगा? R टाइम्स 1 माइनस G प्लस में G ऑफ M। इन्होंने बोला G की वैल्यू 1/8 रखो, और शुरू में अल्फा की वैल्यू कितनी थी? अल्फा की वैल्यू मेरी 0.9 थी। 0.9 थी? हाँ, अल्फा की वैल्यू मेरी 0.9 थी। तो ठीक पुराने है। वाला कोड बोल रहा था, पुराने वाला बोल रहा था दिस शुड बी इक्वल टू 0.9 R प्लस में 0.1 M। ये वाला बोल रहा है, ये ये होना बोल चाहिए 0.815 R प्लस में 0.125 M। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, कैलकुलेशन लगभग सेम है। बस इन्होंने नाम अलग दे दिया, इन्होंने बोला कि G यूज़ करो, और G की वैल्यू 1/8, ताकि 2 की पावर में रहे थोड़ा-सा। ठीक है? 2 की पावर में क्यों रखना है उनको, वो मेरे को आइडिया नहीं। आगे चलते हैं। तो ये तो गया अपना आरटीटी अपडेट हो गया, इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर एक और पैरामीटर इन्होंने रखा D, जो कि अपना डेविएशन मेज़र करता है। डेविएशन के लिए इन्होंने बोला पुरानी डेविएशन वैल्यू प्लस H टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर माइनस पुराने डेविएशन, और H की वैल्यू भी इन्होंने बोल दी 0.25। ये तुम डेविएशन की वैल्यू लेके चलो, और नया आरटीओ शुड बी इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू प्लस 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इन्होंने बोला आरटीओ की ये वैल्यू होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बीटा टाइम्स आर। ठीक है? तो इसको बोलते हैं अपन गेन। ये दोनों अपने गेन है, ये अपना मीन का गेन, ये अपना वेरिएंस का गेन, स्टैंडर्ड डेविएशन का गेन। ठीक है। ठीक है? और अपनी अगर एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो अपना आरटीओ भी अपना मीन से उतना ही दूर दूर पड़ा होगा। एक तरह से ये हो गया। ठीक है? और इसका आखिरी पॉइंट, ये मतलब इसके बाद अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में चले गए। ये अपना आखिरी वो है जो ध्यान रखना है। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर पैकेट मेरा रिट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये सारी कैलकुलेशंस वापस करूंगा? क्योंकि इसने बोला कि मान लिया ये मेरा पैकेट यहाँ पे मैंने भेजा, और यहाँ तक मेरा पैकेट आ जाना चाहिए था, लेकिन पैकेट आया नहीं है। इसने कुछ टाइम के बाद रिट्रांसमिशन किया, और फिर मेरा पैकेट यहाँ नीचे तक आ गया, और मैंने टाइमर यहाँ पे चालू किया था आरटीटी का। तो क्या नया आरटीटी के लिए मैं यहाँ तक का टाइम कंप्यूट करूंगा? उन्होंने ये बोला। इसका आंसर बोला बट इन्होंने। रिट्रांसमिशन से यहाँ तक होना चाहिए ना? हाँ, ये रिट्रांसमिशन का है। रिट्रांसमिशन इन्होंने यहाँ पे चालू किया था, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इन्होंने बोला कि इस केस में हम आरटीटी को अपडेट नहीं करेंगे। ये टाइमर जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, यहाँ से जो आरटीटी की वैल्यू आएगी, वहाँ उससे हम कंटिन्यू करना चालू करेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो रिट्रांसमिशन हुआ है, ये पैकेट ड्रॉप जाते हुए ड्रॉप हुआ, आते हुए ड्रॉप हुआ, किसकी वजह से ड्रॉप हुआ। आरटीटी के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है इसकी वजह से, दुगना 3 गुना फ़र्क पड़ रहा है। तो अपने कंप्यूटेशंस को सिंपल रखने के लिए उन्होंने बोला कि जब तक ये इन्होंने क्या बोल रखा था पहले, आरटीटी तब तक चलेगा जब तक सेंट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आया। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये रिट्रांसमिशन वाला एक्नॉलेजमेंट है, इग्नोर करो, आरटीटी को अपडेट करो ही ना। आरटीटी को जब अगली बार से ठीक। कंप्यूटेशन हो, वहाँ से अपडेट करो। मतलब आरटीटी सिर्फ उन्हीं पैकेट से कंप्यूट होगा जो एक बारी में पहुंच के जिसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। हाँ, और आरटीटी भी मतलब जिस पैकेट से चालू हुआ उससे आता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ। अब ऐसा हो सकता था यहाँ पे कि ये पैकेट गया और ये पैकेट यहाँ तक आ गया, बढ़िया। फिर यहाँ से हम अगले पैकेट का रिट्रांसमिशन चालू करते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमने पैकेट भेजा था, वो बीच में ड्रॉप कर गया, फिर इसका रिट्रांसमिशन आगे जाके वापस हुआ। इस केस को आरटीटी मतलब इग्नोर करते हैं अपन, ज़्यादा देखते नहीं इनकी तरफ। ठीक है। ठीक है? एक और चीज़,
इन्होंने बोला कि यहाँ से हमने पैकेट भेजा और यहाँ से अपना आरटीटी का टाइमर चालू हो गया था, ठीक है? हम आरटीटी को कम अपडेट नहीं करेंगे, हम आरटीओ को अपडेट नहीं करेंगे। तो क्यों अपडेट नहीं करेंगे वो हमने देख लिया कि ये मान लीजिए ये पैकेट यहाँ तक गया, फिर ये ड्रॉप कर गया, फिर यहाँ पे टाइम आउट हुआ, फिर यहाँ पे ये गया, कुछ टाइम के बाद इससे एक्नॉलेजमेंट आया और ये अपना आरटीटी बना, ठीक है? हम आरटीटी को अपडेट नहीं करेंगे, हम आरटीओ को अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन आरटीओ की कॉपी बनाएँगे एक और मेमोरी के अंदर और रिट्रांसमिशन को देखते हुए इसको आरटीओ को अपडेट करते रहेंगे हम, ताकि स्टार्टिंग में आरटीओ की वैल्यू मान लिया कम थी। फिर हमने देखा कि ये रिट्रांसमिशन माँग रहा है, हम आरटीओ को अपडेट करते जाएँगे, टेम्परेरी आरटीओ को। जिस बेसिकली ये क्या होगा, रिट्रांसमिशन के लिए आरटीओ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ गई, हम वापस से आरटीटी की कैलकुलेशन रिज़्यूम कर देंगे, लेकिन जो असली आरटीओ था वो वहीं पे पड़ा रहेगा। ये जो आरटीओ है ये स्पेसिफिक टू है रिट्रांसमिशन के लिए। ऐसा कुछ है, मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। कुछ-कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं समझ गया। आरटीओ की एक लोकल कॉपी बनाई, सिर्फ़ एक ट्रांसमिशन के लिए जो कि रिट्रांसमिशन है, और उसको हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब पहला 1.5 सेकंड में किया, दूसरा उसी रिट्रांसमिशन का वापस से करना है तो 3 सेकंड में टाइम आउट देना है, फिर 6 सेकंड में जो वो हो रहा था, वो हाँ, वाला चीज़ का हैंडल होता है। बस वही है और इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये पैकेट का वापस अपने को मिल गया, तो रिट्रांसमिशन की वज़ह से जो आरटीओ अपडेट हुआ था, असली आरटीओ का उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जनरल केस के अंदर हमारे पैकेट ड्रॉप नहीं होने चाहिए, हमारे पैकेट में करप्शन नहीं आनी चाहिए। ये एक्सेप्शनल केस था जिसके लिए हम हुँ, आरटीओ की अलग से अपडेशन कर रहे हैं, ठीक। ठीक है? तो नोट ऑल डेटा सेगमेंट्स आर टाइम्ड ये हमने देख लिया और चार्ट देखते हैं। तो ये वाला चार्ट अपने को बेसिकली एग्ज़ाम्पल दिखा रहा है यहाँ पे। हमने ऊपर क्या किया नीचे तो हमारी मेजर्ड आरटीटी की वैल्यूज़ है कि हमारा आरटीटी इतना है, जो हमने मेजर किया है। फिर इंटरमीडिएटली हमने यहाँ पे आरटीटी को इनिशियली कंप्यूट किया और इस हिसाब से हमने आरटीओ को यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं अपन जो कि अपना था r+4d ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन जितना 4 टाइम्स डिफरेंस हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसके अंदर। सिंपल सा एग्जांपल है। तो जैसे-जैसे देख यहाँ पे आरटीटी बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इनका टाइम आउट भी बढ़ रहा है। डायनामिक एल्गोरिथम हो गई एक तरह से। ठीक है। ठीक है। और इनिशियली इन्होंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रख ली थी कि जो अपना आरटीओ था चलो 6 तक लेके चलते हैं। लेकिन असल में अपना 1-2 सेकंड के अंदर ही रह रहा था। तो इनका फाइनली आके ये आरटीओ की वैल्यू गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। फिर एक पॉइंट ऐसा है जब ये खुद ही आरटीटी बढ़ना चालू हो गया तो ये भी खुद बढ़ना चालू हो गए। उससे अपने को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम्पल दे रखा है इन्होंने। उस एग्ज़ाम्पल के अंदर इनिशियली कौन-सी वैल्यू ले रखी है इन्होंने? 1 मिनट। राउंड ट्रिप टाइम मेजरमेंट कैलकुलेशन हाँ, इन्होंने आर को इनिशियली 0 ले रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 ले रखा है। बेसिकली 0 है। इनिशियल आरटीटी की वैल्यू 0 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपनी डी की वैल्यू थी वो इन्होंने ले रखी है 3। तो थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन डिटेल है, ज़्यादा नहीं है। हमने ये बोला था कि जो अपना आरटीओ होता है, इट इज़ इक्वल टू r+4d लेकिन इनिशियल जो आरटीओ कंप्यूट होता है, इनिशियल आरटीओ अपना कंप्यूट होता है r+2d ये सिर्फ स्टार्टिंग वाले के लिए है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू इन्होंने 3 रखी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे 6 जा रहा है इंस्टेड ऑफ 12 ठीक है? वो ज़्यादा ठीक, ज़्यादा ठीक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने अपना रिट्रांसमिशन टाइमर को कवर कर लिया कि ये टाइमर कैसे काम करता है, कैसे ये अपडेट होता है। और हमने उसका एग्ज़ाम्पल देख लिया था कि मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं देखा है, हमने वो एग्ज़ाम्पल देखा था कि जब हमारा कनेक्शन ही तोड़ दिया हमने, उस केस में ये टाइमर कैसे बढ़ता रहता है, ठीक है? तो हमारा आरटीटी का जो काम था वो हमने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे कंजेशन अवॉइडेंस के ऊपर कि हमारे मतलब बेसिकली क्या हुआ, आरटीटी के चलते हमने देखा कि हमारे पैकेट में डिले आ रहा है या हमारे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। तो टाइम आउट के टाइमर के साथ-साथ हमें पैकेट भेजने की रफ्तार को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हम पहले बहुत ज़्यादा पैकेट भेज रहे थे, हमने देखा कि रीट्रांसमिशन आ गया। तो उस केस में हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमें वापस रीवैल्यूएट करने पड़ेंगे कि किस स्पीड से भेजना है, कैसे क्या करना है। सही बात है? तो सही बात। उस हिसाब से हम अभी कंजेशन अवॉइडेंस वाले एल्गोरिथम पे चलेंगे।
जिसका ग्राफ हमने पिछले उसके अंदर भी देखा था कि स्टार्टिंग में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जहाँ पे हमारे पैकेट ड्रॉप करने चालू करेंगे, वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा ये।